प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पेपर के चैप्टर 10th पर हम इस वीडियो से डिस्कशन करना आरंभ करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, चैप्टर 10th राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा, बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इससे पहले जो 9th चैप्टर में राजनीति व्यवस्था की अवधारणा पर हमने डिटेल से चर्चा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। तो फर्स्ट चैप्टर से 9th चैप्टर तक जो भी हमने डिस्कस किया है, सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स, वो सब आप जाके देख सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ सारे वीडियो विद्यार्थियों आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे, तो आप जाके उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो राजनीति आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसको हम एक बेसिक ओवरव्यू उसका लेंगे, उसको समझेंगे और उसकी अर्थ और परिभाषा, कुछ विचारकों ने उसको किस तरीके से परिभाषित किया है उस पर भी हम चर्चा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जो राजनीति आधुनिकीकरण के लक्षण और बहुत महत्वपूर्ण एडवर्ड सिल्स के कुछ प्रतिमान है राजनीति आधुनिकीकरण को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे की वीडियो में। आज इस पर अर्थ और परिभाषा और उसकी बेसिक जो पृष्ठभूमि है वो। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा को तो हम समझेंगे, लेकिन शब्द से जैसे आपको पता लग रहा है, राजनीतिक और आधुनिकीकरण दो शब्द यहाँ हैं। तो राजनीतिक शब्द पर तो हमने काफ़ी चर्चा की। अगर आधुनिकीकरण की बात करें हम, क्योंकि राजनीति आधुनिकीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आधुनिकीकरण को समझना होगा। देखिए, आधुनिकीकरण क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वो सामान्यतः ये कोई नया शब्द नहीं है, आपने सुना है। लेकिन अगर हम समाज की दृष्टि से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें, तो प्रत्येक समाज में एक आधुनिकीकरण होता रहा है। मतलब कोई भी जो समाज है, मतलब एक तरह से आधुनिकीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें कोई भी समाज है वो अपने जो भी उनके वैल्यूज़ है, परंपरागत मूल्य हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनसे आगे बढ़कर वो एक नवीन जीवन पद्धति को अपनाता है। तो ये प्रत्येक समाज में होता है ये प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक समाज में हो, ये प्रत्येक समाज में ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ जो आधुनिकीकरण का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी समाज है वो अपने, मान लीजिए कोई भी उनके परंपरागत मूल्य हैं, उनकी परंपरागत संस्थाएं हैं, तो उनसे आगे बढ़कर, जरूरी नहीं कि उन मूल्यों को छोड़े, वो छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे और आगे बढ़कर वो नवीन जो मूल्यों को, नवीन पद्धतियों को, नवीन संस्थाओं को वो अपनाए, ठीक है, नवीन जीवन पद्धति को अपनाता है। तो वो एक आधुनिकीकरण कहलाता है। अगर हम कोई भी समाज की बात करते हैं, उसमें जो वैल्यूज़ में परिवर्तन या उसमें परिवर्तन हर क्षेत्र में आता है। आर्थिक क्षेत्र में भी आता है, सामाजिक क्षेत्र में भी आता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आता है। लेकिन वही है कि आधुनिकीकरण हर क्षेत्र में होता है। आर्थिक क्षेत्र में अगर मान लीजिए नवीन मूल्यों को अपनाया जाता है तो वो आर्थिक आधुनिकीकरण हो गया। सामाजिक क्षेत्र में अपनाया जाता है तो वो सामाजिक आधुनिकीकरण हो गया, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनाया जाता है तो वो सांस्कृतिक। तो उसी प्रकार जो राजनीतिक क्षेत्र में अगर मान लीजिए कुछ किसी समाज में, किसी व्यवस्था में, वहाँ कुछ नवीन मूल्यों को अपनाया जाता है, कुछ नवीन संस्थाओं का विकास होता है या नवीन कुछ प्रक्रियाओं का निर्माण होता है, तो फिर उसे हम राजनीति आधुनिकीकरण करता है। तो सिंपल वर्ड में अगर इसे कहें कि राजनीति क्षेत्र में अगर आधुनिकीकरण को की प्रक्रिया जब होती है, ठीक है, राज्य में या राजनीति में, ठीक है, तो उसे हम राजनीति आधुनिकीकरण कहते हैं। सिंपल वर्ड में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ अगर हम और आगे जाएं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजनीति आधुनिकीकरण को, कि हमारा जो मुख्य विषय है वो यही है कि राजनीति आधुनिकीकरण, ठीक है। अगर इसे हम देखें विद्यार्थियों, तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुआयामी प्रक्रिया। अब जटिल और बहुआयामी का क्या मतलब हुआ? देखिए, बहुआयामी मतलब इसका कोई एक आयाम नहीं है, क्योंकि राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
ऐतिहासिक, हर हर विषय जो है वो शामिल होता है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, ये सब क्षेत्रों में जब परिवर्तन होता है, क्योंकि राजनीति इनसे जुड़ा हुआ है, चाहे अर्थ की बात करें हम, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे हम समाज की बात करें, तो इसलिए राजनीति आधुनिकीकरण उनमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब राजनीति में ही होता हो, क्योंकि एक राज्य में आर्थिक स्थितियां भी होती है, सामाजिक स्थितियां भी होती है, सांस्कृतिक स्थितियां भी होती है। इसलिए बहुआयामी इसलिए बोला गया है कि केवल एक आयाम में नहीं, केवल एक किसी राज्य में अगर वहाँ आर्थिक कुछ नए मूल्य अपनाए जाते हैं तो वो भी राजनीति आधुनिकीकरण के अंतर्गत काउंट होगा, क्योंकि उसका प्रभाव उस राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है। ठीक है, तो राजनीति आधुनिकीकरण एक बहुआयामी, इसके कई आयाम है, प्रक्रिया है, और एक जटिल प्रक्रिया भी है। कोई एक निश्चित कोई मार्ग नहीं है कि जिससे हम ये कहते हैं कि हाँ इस तरीके से ये आधुनिकीकरण हुआ है। ये एक बड़ा जटिल प्रोसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर विद्यार्थियों वर्तमान संदर्भ में देखें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण को किस संदर्भ में लिया जाता है। जो आप देख पा रहे हैं कि सब एक तो जो विभिन्न देशों में सबसे पहले जो प्रक्रिया चली यूरोपीय देशों में, जो विकसित जो देश जिनको हम कहते हैं, विशेषकर जो पाश्चात्य जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उनमें ये आधुनिकीकरण का जो प्रोसेस है, आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, ये पहले हुई और बाद में जो फिर अन्य जो विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें वो हुई। तो सामान्यतः जो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जो अवधारणा है उसको उस संदर्भ में लिया जाता है। वो जो पहले जो यूरोप में हुआ और फिर बाकी अन्य देशों में जो हुआ है या कई देशों में हो रहा है या कई देशों में होगा, उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। विद्यार्थियों, एक शब्द आपने और सुना होगा, राजनीति विकास। जिस प्रकार राजनीति आधुनिकीकरण है उसी प्रकार राजनीति विकास, वो कॉन्सेप्ट भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि कई लोग, जो कई विचारक हैं, वो राजनीति विकास और राजनीति आधुनिकीकरण को एक संदर्भ में लेते हैं, लेकिन कुछ विचारकों का ये मानना है कि जो राजनीति विकास है, मतलब जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो आधुनिकीकरण का ही परिणाम है। मतलब जब कोई भी व्यवस्था आधुनिक मूल्यों को अपनाती है या वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरती है, तब ही जाके राजनीति विकास होता है। तो मतलब जो राजनीति विकास है वो राजनीति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ही है। कोई जो कुछ विचारक हैं वो इस बात पर अपना मत देते हैं। ठीक है, और राजनीति आधुनिकीकरण है वो समाज की जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उससे प्रेरित है। मतलब एक भाई समाज में जब आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया चलती है तो उससे फिर राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है तब फिर राजनीति विकास होता है। तो ये एक कड़ी जुड़ी हुई है। ये आपको मतलब ये ध्यान रखना है। कुछ विचारकों का मानना ये है राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में। अब जो विचारक ये मानते हैं कि भाई राजनीतिक जो विकास है वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से ही है, मतलब आधुनिकीकरण होता है तभी राजनीतिक विकास होता है, तो वो जो विचारक ये कहते हैं कि मतलब उन विचारकों का ये भी मानना है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें हमें विकास के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, बल्कि आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मतलब सामान्यतः हम देखते हैं ना कि भाई मान लीजिए किसी भी व्यवस्था में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो हम उसको ये मानते हैं कि वो व्यवस्था विकसित हो रही है। तो एक तरह से हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकास के संदर्भ में देखते हैं। जब हम कहते भी हैं कि ये विकसित देश है, ये विकासशील देश है, ये अल्प विकसित देश है, तो हम विकास के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन वो जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको विकास के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं की जो वास्तविकता है उसको समझने में आसानी होगी। वास्तव में किसी भी व्यवस्था में जो प्रक्रिया हो रही है आधुनिकीकरण को लेकर, विकास को लेकर, तो उनको हम उस व्यवस्था को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये उनका तर्क है। और जब फिर इस बात पर बल दिया जाने लगा कि भाई राजनीति व्यवस्थाओं को विकास के संदर्भ में देखने की बजाय राजनीति जो आधुनिकीकरण के संदर्भ में हमें देखना चाहिए उसकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए, फिर ऐसी स्थिति में एक नई जो अवधारणा है उसको बल मिला। मतलब और जिसको हम बात कर रहे हैं राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा, मतलब इस अवधारणा का जो जन्म है इसी बात को लेकर आया है कि भाई
भाई इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए किस तरीके से समझा जाए, तो उसके लिए एक नया सिद्धांत, एक नई अवधारणा, एक नया उपागम सृजित हुआ, और वही उपागम राजनीति आधुनिकीकरण के रूप में उसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं एक बेसिक पृष्ठभूमि आपने विद्यार्थियों ये देखी होगी, क्योंकि अगर आधुनिकीकरण को हम समग्र तरीके से राजनीति जो आधुनिकीकरण जो उपागम है, जो अवधारणा है, इसके संदर्भ में ही समझ सकते हैं। तो अब ये तो आपने देखा राजनीति आधुनिकीकरण का एक बेसिक ओवरव्यू या उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है। अब विचारकों के हिसाब से अलग अलग विचारकों ने राजनीति आधुनिकीकरण का अर्थ क्या दिया है, या इनको किस तरीके से इसको परिभाषित किया है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, सामने आप स्क्रीन पर कुछ परिभाषाएं देख पा रहे हैं राजनीति आधुनिकीकरण की। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि ज़रूर आप परीक्षा में इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कोलमैन की आप परिभाषा देख पा रहे हैं। कोलमैन क्या कहते हैं? देखिए, बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीति व्यवस्थाओं में, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, संक्रांतिकालीन समाजों का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो पूर्व एक तरह से जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, ठीक है, संक्रांतिकालीन समाज है, पहले का जो समाज है, ठीक है, तो या फिर वर्तमान, क्योंकि सबसे पहले यूरोप में ये जो आधुनिकीकरण हुआ, फिर वर्तमान में जैसे कई विकासशील देशों में हो रहा है, या फिर आगे अल्प विकसित देशों में होगा। तो एक संक्रमण की स्थिति प्रत्येक व्यवस्था के साथ आती है, तो उस स्थिति की तरफ ये एक तरह से संकेत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन संक्रांतिकालीन समाजों की जो राजनीति व्यवस्थाओं में जो होने वाला अब कौन सा परिवर्तन, वो संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक जो परिवर्तनों का समूह है। अब संरचना का मतलब है पूरी व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेज हो, या वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें कोई चेंजेज हो। तो देखिए, कोलमैन का अपना तरीका है, तो परिभाषाओं को तो फिर आपको एज इट इज़ रटना होता है, तो वो आप जरूरी नहीं कि हम उस परिभाषा से संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों। ठीक है, नेक्स्ट जो एडवर्ड सिल्स की आप परिभाषा देख पा रहे हैं कि एडवर्ड सिल्स कहते हैं कि समकालीन राज्यों की जो पश्चिम से मुक्ति की इच्छा है वही आधुनिकीकरण है। मतलब बड़े ही अलग तरीके से एडवर्ड सिल्स ने परिभाषित किया है कि जो समकालीन राज्य का मतलब है, आपको पता है कि बहुत सारे जो समकालीन देश जिनमें कि उपनिवेश, विभिन्न जो पाश्चात्य यूरोपीय देश हैं उनके उपनिवेश स्थापित थे। तो यहाँ एडवर्ड सिल्स उन्हीं देशों, उन विकासशील उन देशों के संदर्भ में कहते हैं जो अल्प विकसित विकासशील जो नव स्वतंत्र राष्ट्र, उन देशों की बात करते हैं जो गुलाम थे किसी न किसी देश के, किसी न किसी पश्चिमी ताकत के, कि जो वो उन जो समकालीन राज्यों की जो वहाँ पर जो उनकी उपनिवेश स्थापित थे, उन पर जो पाश्चात्य देशों का आधिपत्य स्थापित था, तो उन देशों की जो पश्चिम से मुक्ति की इच्छा थी वही राजनीति आधुनिकीकरण है। क्योंकि व्यवस्थाओं में, क्योंकि उन्होंने एक नए दौर या नए मूल्य के लिए एक बहुत लंबे लंबे संघर्ष किए, आंदोलन किए, और उसे ही एडवर्ड सिल्स ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा है। नेक्स्ट जो परिभाषा आप देख पा रहे हैं क्लॉड विल्व की। क्लॉड विल्व इस बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। मतलब जो संसाधन उस व्यवस्था में रहते हैं उनका एक अपने उन मूल्यों में परिवर्तन के लिए कुछ किस प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां साधनों का, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए, और उसमें मुख्य उद्देश्य क्या, आधुनिक एक तरह से समाज की स्थापना करना, उनमें परिवर्तन लाना, कुछ नवीन विकास करना, एक नवीन प्रोसेस को जन्म देना। ठीक है, ये क्लॉड विल्व कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं, बहुत मैंने सेलेक्टिव परिभाषाएं आपके सामने रखी है। और भी परिभाषाएं आपकी जो बुक्स में दे रखी होंगी, अगर आपको वो सरल लगती है तो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये तो एक समझाने के लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ
प्रस्तुत की है। तो आशा है आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है इसकी एक बेसिक पृष्ठभूमि और उसका अर्थ और परिभाषा ज़रूर आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो लक्षण है, उसकी विशेषताएं हैं, वो हम देखेंगे। अब आज के वीडियो में तो खैर इतना ही। तो बस अंत में यही आपसे अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियो को साझा करते रहें। और मैंने पहले बताया कि सारे वीडियो जो अगर अभी भी आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।